evening all of you. Good evening all of you. पीछे तक आवाज आ रही है क्या? लास्ट एकदम, अभी थोड़ा और जोर से बोलूंगा, अभी एकदम बैठ जाओ पहले आराम से। तो हम लोग कहां पर थे? अभी हमें ये तो नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास हमें कहां पर फायदा करने वाला है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना आप सीख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आ सकता है। जैसे आपने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? m1r1 प्लस m2r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास करके निकाल सकते हैं। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आई, जैसे आपको पता चला कि जो हमारा पॉइंट मास है उसका सेंटर ऑफ मास उसी के ऊपर होता है, लेकिन दो पॉइंट मास सिस्टम का उनके लाइन ज्वाइनिंग में होता है, और सेंटर ऑफ मास उनके लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद और भी एस्पेक्ट्स में आपने देखा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अलग अलग आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसके पोजीशन वेक्टर तो अलग ही आएंगे, लेकिन जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट सेम आएगा। क्लियर है? तो इसको हमने ऐसे बताया था कि किसी सिस्टम के रिलेटिव सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है ना। जैसे वो हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? m से कितनी दूर है, 2m से कहां पर है, वो लोकेशन हर बार क्या रहेगी? सेम रहेगी उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी सिस्टम का वो कैसे होता है? सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी सिस्टम का, दैट इज सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? उसके सराउंडेड होने की क्या कंडीशन है, समझ में आ गया था? मैंने एक इक्वेशन लिखा था, उसको 0 होना है और उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास को सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ये मैं मैथमेटिकल समझाऊंगा आपको, जब हम किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो हम उस सिस्टम को सेवरल छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, और सेवरल छोटे छोटे सिस्टम्स में जब डिवाइड करेंगे तो उस सिस्टम जिसको आपने छोटे छोटे सिस्टम माने ना, उनका सारा मास उनके सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर होगा। जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, सपोज इधर 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 ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे इस पूरे सेटअप का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो पता है इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सबका चाहिए सेंटर ऑफ मास, पूरा मिला के सिस्टम का सीओएम कहाँ है ये पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर वाले रो में जितने बैठे हैं ना, इस कॉलम में, इस कॉलम का पूरा कैलकुलेट कर लिया, फिर इधर का और फिर इधर का, तो इधर वालों का सेंटर ऑफ मास पे यहाँ का टोटल मास रख दिया, यहाँ वाले के सेंटर ऑफ मास पे सारा मास रख दिया यहाँ का, और यहाँ वालों के सेंटर ऑफ मास पे रख दिया। अब मेरे लिए ये 3 पॉइंट मास सिस्टम बन गया। क्या बन गया? तो ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं, पहले उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? किसी बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उसको सेवरल छोटे छोटे सिस्टम्स में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। पर जब वो सिस्टम्स आप बनाएंगे तो उस सिस्टम का जो सेवरल सिस्टम बनाएंगे उनका जो कंसर्न मास होगा, टोटल मास, वो उनके कंसर्न सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो देखो इसको पहले मैं आपको समझा, आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से होगा। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या होती है? आरसीएम। ओके, मेरे पास मान लीजिए 5 मासेस है, वैसे तो मैं कितना भी लेके समझा सकता हूं, अभी इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिए 5 मासेस, तो मुझे बताइए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर प्लस m4r4 प्लस m5r5 वेक्टर, यही होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यही है। तो आपको मैंने 5 मासेस दिए, कहा सेंटर ऑफ मास निकालो, आपने कहा सर ये आएगा उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है,
मैंने कहा इसको हम चेंज कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने 3 और 2 की ग्रुपिंग कर दी। मैंने कहा कि मैं 3 पार्टिकल अलग कंसिडर करूंगा और 2 अलग। तो मान लीजिए M1 M2 M3 एक साथ ले रहा हूं। तो इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा, देखो मैंने लिखा इसको M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस आ जाओ M3 R3 वेक्टर अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 M4 R4 प्लस M5 R5 अपॉन M4 प्लस M5 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 M3 प्लस M4 प्लस M5। पहले आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या। मतलब आप ये निकालना चाह रहे हो ना, आप क्या निकालना चाह रहे हो, इस 5 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हो। तो आपका आंसर तो ये है, लेकिन हम इस आंसर को दूसरे तरह से समझ रहे हैं। मैंने क्या किया, ये क्या बता रहा है पता है, ये कह रहा है कि M1 M2 M3 का पहले टोटल मास बना लो, लेकिन उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टोटल मास मल्टीप्लाई हो रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 M2 M3। यानी जैसे मैंने कहा था इस कॉलम के स्टूडेंट्स हैं, उन सबका टोटल मास 1 बना दो, लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात। उसी तरह से दूसरा लिया मैंने M4 M5, इनको मिला दिया, मिला के क्या बना दिया M4 प्लस M5, और इनको कहां पे रखा है, इनके सेंटर ऑफ मास पे, डिवाइडेड बाय टोटल। मान लीजिए यहाँ पे ना सपोज 10 मासेस होते, तो मैं यहाँ आगे क्या कर सकता हूँ, M6 प्लस M7 प्लस M8 प्लस M9 प्लस M10 ब्रैकेट, फिर वो M8 M7 वो पूरा लिख के ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। तो मैं इस सिस्टम को कितने भी सिस्टम्स में ब्रेक कर सकता हूँ। समझ में आई बात। और ये बात हमें ऐसे नहीं है कि हाइपोथेटिकली पता है, हमें इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि हम किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उस सिस्टम को सेवरल सिस्टम्स में प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन पता है ऐसा करने का फायदा कब होगा, जब जो सेवरल सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास आपको हो सकता है आसानी से पता चल रहे हो। अदरवाइज आप कहोगे कि सर मैं ये भी प्रैक्टिस करूं पहले, फिर ये निकाल के ये निकालो, यस और नो। तो इतना हम क्यों करेंगे, यस और नो। लेकिन किसी तरह से अगर मुझे पता चल जाए कि ये 3 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बहुत जल्दी से पता चल जाए, इन 2 का कहाँ है बहुत आराम से पता चल जाए, तो हम फटाफट सिस्टम का निकालने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिए, लिखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ center of mass or the calculation of center of mass of a system कॉमा लगा के लिखना, a system can be divided into several small systems, a system can be divided into several small systems by replacing their total mass, by replacing their total mass to their concerned center of mass, to their concerned सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप उसको सेवरल सिस्टम्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और उससे आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो वही आएगी जो आनी चाहिए। और ये बात हमने किसी हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट में नहीं बात किया है, ये आपके सामने इक्वेशन है, क्या ये वाली इक्वेशन और ये सेम है क्या, लेकिन ये आपको एक नए प्रोसीजर को बताता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप उसको लगाएं सही, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो आप।
ठीक है क्या? लेकिन जब आप आगे देखोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। तो देखिए, सपोज मैंने आपको दिया कुछ ऐसा सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एक पार्टिकल ऐसे है और ये मैंने 4 पार्टिकल सिस्टम दिया, इसका मास m, इसका मास भी m, इसका मास 4m, इसका मास 4m, and they are placed on a square and the square is of side a. This is the square. Okay? ऐसा करते हैं, हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। मेरे पास ये a है, ये b है, ये c है और ये d। ठीक है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे आएगा। तो मैं आपसे ये पूछ ले रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम B। ओके? या अगर मैं सिंपल ये भी ना पूछूं, मैं बस आपसे ये कहूं कि आप सेंटर ऑफ मास बस लोकेट कर दो कहां पर है, क्योंकि आपको ये बात पता है ना कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो हम कैसे भी निकालें, है ना? तो एक तरीका मेरे पास क्या है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम रख के फॉर्मूला लगा दूं, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि वही आसान तरीका है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं। तो ऐसा करें, ये m और ये m इक्वल मास है क्या? तो मेरे लिए एक फायदेमंद चीज है कि अगर मैं इधर इधर के m और इधर इधर के 4m कंसीडर कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ है, निकल जाएगा। ये 2 पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे m और 4m को एक साथ ले लिया, इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो, फिर m 4m का ढूंढ लो, क्या कहते हो, दोनों का एक ही जगह आएगा। फिर फाइनली जो ये इसका 5m इसका 5m रखेंगे, उससे सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। यस और नो? आपके पास कई तरीके हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर मैं m 4m लूंगा, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस और नो? क्योंकि m का तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन m के साथ 4m का निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। यस और नो? क्योंकि m का कहाँ जाएगा? तो मैं प्रोसीजर ले रहा हूं, एक m को एक साथ कर रहा हूं और 4m को एक साथ कर रहा हूं, जिसमें मुझे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। मुझे पता है 2 इक्वल मासेस का सेंटर ऑफ मास उनके नहीं, 2 इक्वल मासेस का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होता है। तो मेरे पास ये m है, इधर भी ये 4m, ये m, वेरी गुड। अभी देखते हैं कहां आ रहा है। तो मुझे बताइए m और m का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? उनके मिड पॉइंट पे। ठीक है, वहां किसको रिप्लेस करूंगा? लेकिन अगर मैंने इसको एक सिस्टम की तरह डील किया है, द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये सेंटर ऑफ मास है इस फर्स्ट सिस्टम का। यहां से कितनी दूरी है? a/2। तो यहां किसको रखूं मैं? 2m। अब मेरे लिए दोनों गायब हो गए, अब मेरे लिए 2m है। और अब ये है 4m, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मिड पॉइंट, दिस इज व्हाट? a/2 एंड दिस इज ऑल्सो a/2। ये लीजिए, अब मेरे लिए ये 4m और ये यहां पर 8m हो गया 4m वालों से, और ये 2m। अब ये देखो बिल्कुल ठीक आमने सामने, तो ये कैलकुलेशन करना और इजी है। तो मेरे पास 2m और 8m जो रखे हुए हैं ना, उनके बीच का सेपरेशन कितना है? a। तो थोड़ा मैं अलग से समझा देता हूं कि ये मेरे पास 2m है और यहां पर 8m। एक मिनट देखिए, सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होना चाहिए? ओके, वेरी गुड। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है। मान लीजिए यहां से ये दूरी d1 है और ये d2। तो पहली बात तो मेरे पास d1 प्लस d2 तो a के बराबर है, और दूसरा है 2m d1, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। तो इक्वल्स टू कितना होगा? 8m इंटू d2। फ्रॉम हियर d1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ d2। यस और नो? d1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ d2 यहां रखेंगे तो मेरे पास आएगा 5 d2 इक्वल्स टू a। तो यहां से मेरे पास d2 कितना आएगा? a/5। और d1 d2 आ गया, तो दैट इज 4a/5। ये लीजिए, ये d1 d2 लेकिन अभी यहां से आ रहे हैं, है ना? ये d1 इससे दूरी है, d2 यहां से दूरी है।
तो फाइनली आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल गई पूरे सिस्टम की, और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को अगर आप लोकेट करना चाहें तो कुछ ऐसे आया है। ये आपके पास m था, ये भी m, ये 4m, ये भी 4m, और मुझे दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे। ओके, इधर से ये दूरी d2 के बराबर है। कितनी है ये देखिए, 4a/5, 4a/, और ये हाइट कितनी है, a/2, नहीं a/5 क्यों, हाँ ये a/5 है बिल्कुल। यहां से दूरी कितनी है, a/5, और इधर से 4a/5। ओके, अब मुझे बताइए ये a/2 ये a/5, मैंने किससे डिस्टेंस पूछा है, किससे, b से। b आपका ये वाला है, ये वाला, तो दिस वन इज योर b। तो b से सेंटर ऑफ मास की दूरी ये आ जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम b दैट इज इक्वल टू, ये दूरी चाहिए, तो ये हाइट तो है a/2 और ये है a/5, तो अंडर रूट ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/5 का होल स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप ऐसे करें, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, कोऑर्डिनेट्स रख के और एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम निकाल के आप पूरा सॉल्व कर सकते थे, समझ गए क्या। बट ये भी एक तरीका होता है कि किसी बड़े सिस्टम को आप स्मॉल सिस्टम्स में क्या कर सकते हो, ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर ब्रेकिंग तभी करनी होती है जनरली जब बहुत आसानी से हम वहां तक पहुंचे। कोई डाउट किसी को, ये 8m ऐसे आया, इस 4m और 4m का टोटल मास कितना, 8m, समझ गए। मैंने क्या कहा, अगर आप सेवरल सिस्टम मानते हैं तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उस पर उसका सारा मास रिप्लेस होगा। उसका सारा मास कितना है, 4m + 4m 8m, और इधर m 2m, कंफर्म। हाँ हाँ, मैंने ऐसा किया, मैं ये समझाना चाह रहा था कि एक बड़ा सिस्टम है जिसके 5 पार्टिकल्स हैं, और उसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया कि 3 पार्टिकल अलग ले लिए और 2 अलग। तो 3 का सेंटर ऑफ मास निकाल के सारा मास तीनों का रख दिया, और 2 का सेंटर ऑफ मास निकाल के 2 वालों पे रख दिया, और फिर फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है कि टोटल मास तीनों का इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 प्लस अगले 2 का टोटल मास, उनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस। किसी के साथ भी कर सकते हैं, और ये भी बहुत हेल्पफुल है। अभी देखना, अभी तो हम सिर्फ डिस्क्रीट पार्टिकल पे बात कर रहे हैं, अभी रॉड, रिंग, डिस्क, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, इधर देखो, अगर मान लो कोई ये कहे कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं मास रिप्लेस करना चाहूं तो कितना रिप्लेस होगा यहाँ पे। मान लीजिए एक और सिस्टम हो और उसके साथ इसको मिलाना हो, तो इसका पूरा मास यहाँ कंसिडर होगा, और कितना, 4m + 4m + m + m, टोटल 8m, समझ गए ना। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेवरल सिस्टम्स जो भी आप बनाएंगे उनके मासेस को आप कहाँ रिप्लेस करते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास पे। समझ में आई बात। ये करना आपकी चॉइस है, बट आगे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां आपकी चॉइस खत्म हो जाएगी, फिर आपको मेथड लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है, हटा दो इसको, बस एक क्वेश्चन क्वेश्चन। ये जस्ट फॉर मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा अप्लाई नहीं करना है। ये मैंने आपको कहा कि लेट से इसका मास m है, ये 2m है, और यहां पर एक 3m रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
ठीक है, ये 3 पॉइंट मासेस हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसका साइड L है। आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा देखो, मैंने कोऑर्डिनेट कब पूछा, जब, एक मिनट, जब मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, एक्सिस दे रहा हूं। अब मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, ठीक है क्या? तो ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए है कि आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो और मुझे फटाफट बताओ कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहां है। देखिए, एक स्टूडेंट ने इसने पूछा है कि सर अगर अगर अलग अलग मास रहेगा तो उसका टोटल मास कहाँ रिप्लेस होगा। तो हम अगर बात करें, हमने आपको जनरल बात कर दिया है, मास बराबर हो चाहे ना हो, कोई भी सिस्टम आप लेंगे उसका मास कहाँ रिप्लेस करना है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर m2m अगर बराबर ना हो तो m इधर 2m इधर लेके अगर निकालोगे तो जहां भी उसका सेंटर ऑफ मास आएगा वहां पे आपको उसका मास रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा है ना ट्राइंगल पे, अभी देखते हैं। तो अभी आप चाहो ना, इधर देखो, आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी सर ने पढ़ाया है वो लगा के देखें, तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको पता है m2m का मान लो आपने निकाल लिया तो वो यहाँ कहीं आएगा, फिर उससे इसको देखना बहुत टिपिकल नहीं हो जाएगा। तो हम सीधा इसका क्या निकाल लें, कोऑर्डिनेट। तो मुझे ये बताइए, ये जो आप सिस्टम देख रहे हो इसमें सबके कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ आ रहे हैं ये बताओ। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ओके। इसका कोऑर्डिनेट L, अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपको पता है ये एंगल कितना, 60 डिग्री, ये भी। तो यहां से परपेंडिकुलर डालें पहले, तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो L/2, ये 0 ये L, तो मिड पॉइंट L/2। तो 3m का x कोऑर्डिनेट तो L/2 हो गया। और हाइट कितनी होगी? तो देखिए ये L है ना, तो आपको ये हाइट चाहिए कितना, ये L का cos 60 और ये L sin 60। तो दिस विल बी, और L कंपोनेंट निकालने जानते हो, तो मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया इधर। तो ये L cos 60, इधर L sin 60 विल बी और √3/2 L। तो आपको m2m 3m इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, इसमें z कोऑर्डिनेट सभी का 0 है, तो इसलिए z की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज xcm? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितना आएगा एक्सियम? पहले बताइए, पहला वाला m, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 0, प्लस 2m, उसका x कोऑर्डिनेट है L, प्लस 3m का x कोऑर्डिनेट L/2 अपॉन टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m। हाउ मच इज एक्सियम? बताइए। ये ऊपर कितना आ रहा है, 3/2 प्लस 2, 7L/2, 7mL/2 और अपॉन 6m। दिस आंसर वुड बी और 7L/12। एक्सियम आ गया। नाउ व्हाट इज द YCM? YCM होगा m1 y1 प्लस m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ पहले वाले का y कोऑर्डिनेट क्या है? पहले वाले का y कोऑर्डिनेट 0, फिर दूसरे वाले का y कोऑर्डिनेट वो भी 0, ये भी 0 है। तीसरे वाले का y कोऑर्डिनेट 3m इंटू √3L/2 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। डायरेक्ट लिख दो, इट इज 6m। व्हाट इज द आंसर? √3L/4।
√3L/4 कितना आ रहा है? √3L/4। कंफर्म? ये लीजिए, आपके पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एस्टिमेट हो गया। दैट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज हाउ मच? 7L/12 कॉमा √3 कर दो आप लोकेट जहां भी है वहां जाके, ठीक है। क्लियर? देखो अब थोड़ा सा चेंजेस होंगे। अभी आपके पास डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सिस्टम है, M2, M3, M4, जो भी मासेस जहां भी रखे हुए हैं उनका आप कोऑर्डिनेट देखो और उनके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी आपको नहीं मालूम है, लेकिन अब हम सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? जैसे ये चौक है, ये कैसा है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। अभी एक यहाँ पार्टिकल हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो ये डिस्क्रीट सिस्टम है। तो अभी हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। तो पहले नोट कर लो और पेन बंद कर दो क्योंकि आपको थोड़ी देर सुनना पड़ेगा। ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो देखिए वी आर गोइंग टू डिस्कस। नोट कर लिया सबने? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूं सब फ्री हो जाओ नोट करके, पहले किसी का भी पेन चले ना, क्योंकि ये चीज अब आप पहली बार देख रहे हो अपने लाइफ में कि हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे डील करने वाले हैं, तो पूरी उसकी थॉट आपको डेवलप करनी है। तो देखिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे अगर मैं कहूं कि ये माइक का वायर है, ये कैसा है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कंप्लीटली। चौक है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमें जब सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो थ्योरी तो अभी भी क्या कह रही है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4। इस तरह से टोटल लिखने के बाद डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही करना है। टोटल मास से ऐड कर देंगे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब बाय द वे, अब हमारे पास जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पता है कैसा कैसा हो सकता है? कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है जो लीनियर एलिमेंट हो, जैसे ये माइक का वायर, ये इस लेंथ है, इसमें क्या है? हालांकि ये बहुत पतला है, आप कहोगे कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है इसका, लेकिन अगर मैं इसको बहुत थिन मानूं तो ये एक लीनियर एलिमेंट है क्या? कैसा एलिमेंट है? जिसका लेंथ है। इसी तरह से आपके कॉपी का जो पेज है, अगर उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो देयर इज अ सरफेस, देयर इज अ, आपके जो कॉपी का पेज है वो एक सरफेस है। समझ में आई बात? और इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि सपोज मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, कोई भी, मान लीजिए एक सॉलिड बॉल है आपके पास, है ना, तो उसमें जो सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके एंटायर वॉल्यूम में है। समझ में आई बात? तो जैसे कॉपी का पेज है वो एक सरफेस हो गया। अगर मैं कहूं कि एक थिन रॉड है तो वो एक लीनियर एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिंग है, रिंग, तो क्या रिंग इज अ लीनियर एलिमेंट जिसमें लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक डिस्क है, सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसी तरह से हमारे पास एक, मान लीजिए स्फीयर है या एक सॉलिड सिलेंडर है, कोई भी चीज है, तो उसका, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि उसका मास वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
अब सिचुएशन क्या है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, फिर ये जो कह रहा है उसको समझते हैं। तो एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए ये आपका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है इट इज अ लीनियर एलिमेंट, इट मे बी अ सरफेशियल सिस्टम और इट मे बी अ वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम। तो अब आप इसमें पॉइंट मास कैसे ढूंढोगे, क्या ढूंढना है, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या कह रहा है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कॉपी का पेज है ना, और मैं उसमें इतना बड़ा एरिया कंसिडर करता हूं, क्या आप इसको पॉइंट मास मान सकते हो? नहीं, क्योंकि तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अगर मैं इस एरिया को छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा करता जाऊं, तो बहुत छोटा एरिया सेलेक्ट कर लूं, बहुत छोटा एरिया, इतना छोटा है कि अगर आप एरिया को ए बोल रहे हो तो मैथमेटिकली ये डीए एरिया है। कितने लोगों को समझ में आता है कि ये डीए बहुत छोटा होगा? क्या डीए इतना छोटा होगा? इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, यस और नो? तो अगर आपके पास कोई सरफेशियल एलिमेंट है तो आप उस पर एक छोटा सा डीए सेलेक्ट कर लो, तो आप कहोगे कि सर ये जो डीए है ना, इतना छोटा है, इतना छोटा एरिया, इतना छोटा एरिया है कि आई कैन डील इट एज अ पॉइंट मास। सपोज आपके पास कोई लीनियर एलिमेंट है, मान लीजिए ये कोई धागा है, मैंने कहा इसमें पॉइंट मास सेलेक्ट करो, तो आप क्या कहोगे पता है, सर इसमें ना छोटा सा एक डीएल ले लो आप। डीएल क्यों? क्योंकि डी ऑफ एल वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0 होता है। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर एल ले लो, तो मैं कहूंगा ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप कहोगे कि इट्स अ डीएल, तो डीएल अगर टेंड्स टू 0 है, तो क्या आपको लगता है इसकी कुछ चौड़ाई तो है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ पॉइंट मास, इट विल बी अ पॉइंट मास। तो इसका मास पता कर लो, ये पॉइंट मास बन जाएगा। अगर इस सरफेस पर आप एक छोटा सा डीए सेलेक्ट कर लो, छोटा सा डीए सेलेक्ट कर लो, तो डीए आप एक घेरा बनाओगे कि सर इतने घेरे को ना मैं डीए बोल रहा हूं, तो वो डीए इतना छोटा होगा कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। समझ गए? इसी तरह से अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है, सपोज ये क्यूब है, सॉलिड क्यूब ले लेते हैं, ये मेरे पास एक वॉल्यूमेट्रिक है या सॉलिड स्फीयर है, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड है, इसमें एक पॉइंट मास कैसे ढूंढूंगा? क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है, तो आई विल सेलेक्ट अ स्मॉल वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? डीवी। डीवी क्योंकि ये होगा 0.0000000, बहुत छोटा होगा। तो पहले तो मैं यहां से दो बातें आपको समझा रहा हूं। एक तो पॉइंट मास क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बहुत छोटे होंगे। और दूसरी बात ये समझा रहा हूं, इसमें तीन चीजें हैं। अगर कोई लीनियर एलिमेंट है तो छोटा छोटा लेंथ उठाओ, अगर कोई सरफेशियल एलिमेंट है तो छोटा एरिया, क्योंकि अगर कोई सरफेशियल एलिमेंट है तो वहां लेंथ बनाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे समझना, ये आपके पास आपके कॉपी का पेज है, तो अगर आप कहते हो कि सर ये डीएल उठा लिया मैंने, इससे क्या होगा? डीएल का तो एक कट है सिर्फ, तो डीएल के साथ ऐसे ऐसे अगर चारों तरफ घुमा दोगे तब जाके ये क्या बनेगा? एरिया, और उस एरिया में मास होगा। लेकिन अगर आपका लीनियर एलिमेंट है तो आप कहोगे कि सर इतना सा लेंथ मान लो, तो मैं कहूंगा हाँ इसके बीच में कुछ मास है। लेकिन कोई सरफेस है तो क्या उठाओगे? छोटा सा एरिया उठाना पड़ेगा, तब जाके मास मिलेगा। अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई वॉल्यूम है तो उस वॉल्यूम पे सरफेस लेने का भी कोई फायदा नहीं है और लेंथ लेने का भी कोई फायदा नहीं है। क्या ढूंढना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो पहला जो प्रोसीजर है आपके पास कि हाउ टू सेलेक्ट अ पॉइंट मास, हाउ टू सेलेक्ट अ पॉइंट मास, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा, ध्यान रखना। आज जो पढ़ा रहा हूं ये यही नहीं सेलेक्ट करेंगे, आगे 12th में जाओगे कई चैप्टर्स आने वाले, वहां भी हमें एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो किसी सरफेशियल एलिमेंट में लेंथ सेलेक्ट करते हैं छोटा सा, सॉरी किसी लीनियर एलिमेंट में लेंथ सेलेक्ट करते हैं, किसी सरफेस एलिमेंट में एरिया, और किसी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट में, और ये बहुत छोटे छोटे होंगे, और इनसे हम पॉइंट मास बनाएंगे। तो फिलहाल तो अभी आपको इतना पता चल गया कि पॉइंट मास उठाएंगे कैसे, बट ये मैथमेटिकली कैसे आएगा वो अभी और अपने आप में बड़ी चीज है। तो फिलहाल दिस इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी अ सरफेस, मे बी अ लीनियर एलिमेंट एंड मे बी अ वॉल्यूमेट्रिक। तो मैं उसमें क्या बोल रहा हूं पता हो, आपने एक छोटा सा मास कंसिडर कर लिया। अभी अभी मैंने सिखाया है कि तीन तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं।
लीनियर में लेंथ लेकर, सरफेस में एरिया लेकर, और वॉल्यूम में वॉल्यूम लेकर। तो अब जो सेलेक्ट हुआ है उसका मास dm है। d ऑफ m बहुत छोटा है ना, तो बहुत छोटा सा एरिया, छोटा सा लेंथ, छोटा सा मास लिया तो मास भी बहुत कम होगा उसका। यस और नो? भाई मान लीजिए 1 किलो का बॉल है, अगर आप उसमें से डीवी निकालोगे तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? बहुत कम आएगा क्या? तो उसका मास भी तो बहुत कम होगा। तो उसको हम एज ए सिंबल क्या देंगे? डीएम। तो डीएम इज अ सिंबल ऑफ पॉइंट मास। इस पॉइंट मास का मास कितना है? इसके बाद पॉइंट मास मिल गया, हम सेंटर ऑफ मास ढूंढने जा रहे हैं, तो भाई सबसे पहली बात कोऑर्डिनेट सिस्टम तो लेना ही पड़ेगा। यस और नो? नाउ दिस पॉइंट मास, देखने में इसकी कुछ लेंथ होगी, इसका कुछ एरिया हो सकता है, इसका कुछ वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि इट विल बी कंसिडर्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। यस और नो? तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा। ध्यान से समझना। पहला काम क्या सेलेक्ट करना? पॉइंट मास। दूसरा काम उसको पोजीशन वेक्टर देना। अभी ये पॉइंट मास है आपके पास, ओके। नाउ सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा इस एंटायर सिस्टम का, एंटायर सिस्टम का, तो मुझे क्या करना है पता है? पहले एक मास और उसका आर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दूसरा मास इंटू आर, फिर तीसरा मास इंटू आर, ऐसे करते हुए जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहाँ पे पता है ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, तो पहले मुझे बताइए इस मास और इसके आर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? dm इंटू आर। dm इज द पॉइंट मास, उसके आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे कितने हैं बताओ तो? इनफाइनाइट। तो सबको जोड़े? सबको जोड़ना तो बहुत टफ है। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन बन जाए कि आप उसको इंटीग्रेट कर पाए। तो इट विल बी इंटीग्रेटेड फॉर द एंटायर सिस्टम, फॉर द, तो आपको कुछ फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप एंटायर सिस्टम कंसिडर कर पाए। ये प्रोसीजर समझा रहा हूं मैं आपको, बाकी मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं। तो जो मैं एनालिसिस करूंगा उसकी पूरी आपको बता रहा हूं कि उसको मैं क्या सोच रहा हूँ उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये आ गया न्यूमरेटर में। अब बताइए डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल मास। तो ये सारे डीएम जोड़ दूं क्या? इफ आई एड ऑन, ये सारे डीएम का इंटीग्रेशन कर दिया और न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन डीएम आर। तो ये तो क्या बता रहा है? समेशन आर, सॉरी समेशन एम आर, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये जो लिखा है ये बहुत इजी लग रहा है कि अच्छा अच्छा ऐसे कर देंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे समझ रहे हो? क्योंकि इट विल बी अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज। ये सारी कहानी कैसे बनाई जाती है, इतनी बात समझ में आई क्या? तो चलिए इतना आपको तो समझ में आया है कि कोई सिस्टम किस तरीके का है, उससे मास सेलेक्ट होगा। सरफेस है कि लेंथ है कि वॉल्यूम है, उससे मास निकाल लोगे, तो फिर आर वेक्टर भी निकाल ही लोगे, उसकी पोजीशन वेक्टर। अब ये सारी चीज बनाने के लिए एक फंक्शन पे डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी ताकि आप इसको क्या कर पाए? इंटीग्रेट। अगर मान लो इंटीग्रेशन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए उसको करना मुश्किल होगा। बात समझे? या आप मेरे सामने कुछ भी ले आओ, बाहर से एक पत्थर उठा के ले आओ, सर बताओ कहाँ है सीओएम, तो मैं घबरा जाऊंगा। क्यों? पता नहीं उसका शेप कैसा है, क्या सिचुएशन है, समझ गए? लेकिन आप कुछ डेफिनेट मैनर में लाओगे जिसका मैं इंटीग्रेशन बना पाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। इतना समझ में आया? तो सपोज ये जो पॉइंट है इसको मैं कहता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, z। तो यहां पर आप क्या रख दोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग कर लू तो मेरा एक्सीएम क्या निकल के आएगा? इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम वाईसीएम। YCM will be integration dmy upon integration dm, and ZCM is what? Integration dmz upon integration dm। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर मैं ये उड़ा दूंगा अभी यहाँ से यहाँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। वो उसके डिवीजन में है, लेकिन ये अकेला डीएम नहीं है,
ऊपर अलग इंटीग्रेशन है और नीचे तो वो इंटीग्रेशन होने के बाद ही आएगा। तो अभी पता है आप क्या समझ पाए हो? अभी ये समझ पाए हो आपके सर सर कह रहे हैं कि एक पॉइंट मास ढूंढ लेना, उसका आर वेक्टर लगा देना और ये सारा सेटअप बना देना, उससे आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास। तो अब ये सेटअप कैसे बनाया जाता है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैथमेटिकल फंक्शन बनाना होगा, तो उस फंक्शन के साथ डील करना आना चाहिए हमें। तो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, तो पहले इतना नोट करिए। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इधर सुन लो। आपके बड़े भाई बहन कोई हो तो उनसे एक बार आज फोन लगा के पूछना कि फिजिक्स में एलिमेंट लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एलिमेंट लेना मतलब जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना मास, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि बहुत ध्यान से सीखना इस चीज को, ये आगे बहुत काम आएगा। अगले चैप्टर में भी आएगा, इवन 12th में भी आएगा। ओके यस। ये जो डीएम लिखा है, डीएम इज द मास एलिमेंट। लेकिन ये मास एलिमेंट लेने का मैंने आपको एक तरीका बताया है कि लीनियर एलिमेंट में कैसे लेंगे, सरफेशियल में कैसे लेंगे और वॉल्यूम में कैसे लेंगे। अभी एक दिन 2 दिन तक यही चलेगा, बिल्कुल टेंशन मतलब, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। हाँ, नीचे की क्वांटिटी टोटल मास, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब सारे डीएम जोड़ दिए और ऊपर क्या जोड़ा? डीएम इंटू आर। तो ये वही एक्सप्रेशन है, बट वो डिस्क्रीट में था और ये कंटिन्यूअस में है। हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आर वेक्टर ओरिजिन से होता है, तो आर का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम ओरिजिन ओनली। ओरिजिन आपकी चॉइस है, आप कहीं भी रख सकते हो। इसको ऐसे जरूर बनाना। इट इज शोइंग अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, हो सकता है सरफेस हो, वॉल्यूम हो, लेंथ हो, क्या है अभी सब आ जाएगा धीरे धीरे। देखो फिजिक्स वहां तक अच्छी लगती है जब एक आर्टिकल को ऐसे फेंक देते हैं, कहते हैं ये उड़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उस पर आई कैप जे कैप के कैप लग जाता है, समझ रहे हो क्या? तो फिजिक्स की लैंग्वेज इज मैथ्स। अगर आप उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गए तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान है। अगर आप एक मिनट, पहली बात तो आपको, हाँ बिल्कुल लिमिट लगेगा बेटा, वो जब क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा तब हम लगाएंगे। अभी मैंने क्या बोला है? इसको ऐड ऑन करिए एंटायरली, इसको ऐड ऑन करिए एंटायरली, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन रख दे, तो फिर जब ये कैलकुलेशन कर रहे होगे ना, तो इसका मतलब आपको सपने में आया है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यस और नो? क्योंकि जब आपको पता ही चल गया सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वहीं आपने रख दिया लग जाके, तो इसका मतलब आपको सपने में आया है या आपको कुछ इंट्यूशन हो रहा है कि वहीं है, तो उससे कैलकुलेशन करोगे तो जीरो आ जाएगा बाद में। हाँ या ना? लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर बाई चांस हो सकता है कि आप वहीं चले गए हो, और वहीं चले गए होगे तो डेफिनेटली जीरो आ जाएगा, और नहीं होगे तो फिर कुछ आ जाएगा जो आना होगा। चलिए अब हम लोग एक बात पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये लिखने का बात कम है, समझने का बात ज्यादा है। जैसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं आपको मास सेलेक्ट करना सिखा रहा हूं, और ये चीज सीख गए तो कैलकुलेशन तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन सबको आता है, कुछ एक्स डी एक्स बनेगा, कुछ साइन थीटा बनेगा, कुछ बनेगा, कर लेंगे उसको। मुझे बताइए, एक लीनियर एलिमेंट है आपके पास और मैंने उसमें एक डीएल सेलेक्ट किया। कैसा एलिमेंट? उसमें मैंने एक डीएल सेलेक्ट किया, इसका मास कैसे बताओगे आप? हाँ मतलब एक मिनट देखो, आप लोग कितने लॉजिकल हो, आपको तुरंत पता चल गया कि सर आप मुझे मास पर यूनिट लेंथ दे दीजिए। यस और नो?
अगर आपको पता हो कि उस लीनियर एलिमेंट का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, तो उसमें से जैसे आप डीएल काटोगे, आप कहोगे कि सर ये जो डीएल है ना, इसको इसके मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई विल गेट द मास। यस और नो? ठीक है। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो या तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि भाई मास पर यूनिट लेंथ कितना है, या कुछ ना कुछ तो वो बताएगा हमें मास पर यूनिट लेंथ के लिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, सपोज आपके पास ये एक लीनियर एलिमेंट है, लीनियर मतलब समझ रहे हो, कोई धागा है, कोई रॉड है, कोई वायर है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने कहा कि इसका मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, कैसे लिखूं उसको? उसका प्रोसीजर क्या है? इसका टोटल मास निकाल लूं और टोटल लेंथ से, अब ये जो आप मैंने बोला है ना, डेफिनेटली मास डिवाइडेड बाय लेंथ करने पे ही टोटल क्या आएगा? मास पर यूनिट लेंथ आएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको किसने कहा कि ये जो वायर है इट इज यूनिफॉर्म? इट मे बी कि कहीं से हल्का हो, कहीं से भारी हो सकता है कहीं पे हल्का हो और कहीं, तो किसी यूनिट लेंथ का मास ज्यादा भी हो सकता है, किसी यूनिट लेंथ का मास कम भी। मान लीजिए आपने ऐसा बना दिया कि वो देखने में तो एक जैसा लग रहा है, पर यहाँ पर बहुत भारी हो रहा है, यहाँ हल्का, और कुछ आपने इस तरीके का मिक्सचर ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग बना लिया, तो हो सकता है कि मास पर यूनिट लेंथ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या अब मैं टोटल मास इंटू लेंथ करने पे कुछ मिल पाएगा? तो पता है, जब भी आपको पर यूनिट में कुछ निकालना है, जैसे पर यूनिट लेंथ का मास चाहिए, तो आपको ये कहना होगा कि सर आप मुझसे कहाँ पे पूछ रहे हो पर यूनिट लेंथ का मास, मैं वहीं जाके बताऊंगा। तो जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे पूछ रहे हो क्या मास पर यूनिट लेंथ कितना है, तो आप यहां पर आओगे, छोटा सा कट लगाओगे। छोटा कट क्यों? क्योंकि बड़ा कट होगा तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो यू हैव टेकन ए स्मॉल कट ऑफ लेंथ, डीएल। और आप कह रहे हैं कि सर इसका मास मैंने किसी तरह से पता कर लिया, डीएम है। तो अगर मैं इसका मास पर यूनिट लेंथ इस जगह पे लिखूं तो डीएम बाय डीएल। अब मुझे बताइए, अलग अलग डीएल के लिए, अगर मान लो पहले डीएल के लिए डीएम कुछ आ रहा है, किसी आगे वाले डीएल के लिए डीएम जो है वो पहले से ज्यादा है, तो क्या लैम्डा वेरी कर जाएगा? तो लैम्डा वेरी कर जाएगा तो आप डायरेक्ट एम बाई एल लिख के लैम्डा निकाल सकते हो। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आती है, सपोज दिस रॉड इज यूनिफॉर्म, दिस वायर इज यूनिफॉर्म, तो हर जगह पे लैम्डा सेम आएगा, तब आप एम बाई एल यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको हमेशा लैम्डा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सोचना चाहिए। यस और नो? तो अगर आपको कभी कोई लीनियर एलिमेंट मिले, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको फोकस करना है किस पे? उसके लैम्डा के, लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। ओके, मैंने आपको कहा ये है, और आपके मन में आया सर इट इज एम बाई एल, लेकिन मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट किया कि आप ऐसा करिए, लीनियर है ना, चौक से जो लाइन बनाया ये लाइन है, आपसे मैंने पूछा यहां लैम्डा कितना है, तो आपने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा कट लगाया। कट लगाने पे देख रहे हो ये डीएल लेंथ का कट है, और इसका मास किसी तरह से पता कर लो, डीएम आपने पता कर लिया। नाउ लैम्डा एट दिस लोकेशन, लैम्डा एट दिस लोकेशन इज व्हाट? डीएम बाय डीएल। ये लो, खत्म। ओके, अब अगर ये मान लीजिए अलग अलग जगह पे अलग अलग आ गया, तो ये अलग अलग ही रहेगा, हाँ या ना? तो एक बात बताइए, अगर लैम्डा पता है तो इसका रिवर्स जाके मास निकालिए। तो कैसे? क्या मैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डीएल कर दूं? आई विल गेट दी। तो एक बात ध्यान रखना, जिस जगह पर आपका डीएम होगा उस जगह के लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएल करने पे मास आएगा, तो जिस जगह का लैम्डा है उस जगह का मास आएगा। यस और नो? तो इसका उल्टा काम क्या कर रहे हैं अब हम? अब अगर लैम्डा पता है तो हाउ यू विल एस्टिमेट डीएम? डीएम इज व्हाट? लैम्डा इनटू डीएल एट द लोकेशन ऑफ, समझ में आया? तो मैंने आपको डीएम बाई डीएल सिखाया, मैंने एम बाई एल नहीं सिखाया।
मैंने क्या सिखाया कि इट मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी, तो जिस जगह का लैम्डा होगा उस जगह के लैम्डा, उस जगह के लैम्डा को उस जगह के स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करते उस जगह का मास आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं इफ लगा रहा हूं, इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि हर जगह लैम्डा सेम आएगा? इसका मतलब लैम्डा कांस्टेंट है। Then you can write this lambda as m by l. Total mass of this and total length आप कर सकते हो, yes or no? लेकिन मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर ये कहता है उस जगह पे जाके छोटा सा लेंथ लेके उसका मास निकालिए, फिर उस मास में लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपको लैम्डा मिल जाएगा। और इसका रिवर्स काम करना है, तो लैम्डा अगर उस जगह का पता है तो वहां पे छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट मास। यस और नो? तो ये आपका किसी लीनियर एलिमेंट में मास सेलेक्ट करके मास को लिखना कैसे है उसका सेटअप है ये, समझ गए? अभी मैथमेटिकल सब डेवलप होगा, अभी क्लियर है क्या ये चीज? इसको मास पर यूनिट लेंथ का एक और नाम है ना, इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है। आज हम सीख रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट द मास, हाउ टू डिफाइन द एलिमेंट, ठीक है? इनका मैथमेटिकल सेटअप वो आपको कंसर्न सिस्टम में पता चलेगा। देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ, और उसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। अगर आपने ये चीज आराम से सुना है, तो सपोज आपका कोई सरफेशियल एलिमेंट है, सरफेस है, तो क्या चाहिए? मतलब सरफेस, एक मिनट, सरफेस का मतलब समझना, जैसे अगर मैं इस बोर्ड पे समझाना चाहूं, तो मान लीजिए मैंने कोई ये सरफेस लिया है, मान लो पेज है, डिस्क है, कुछ भी है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा? एरिया। तो आपको पता है क्या एरिया में भी तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, तो आपको किसी जगह पे जाके क्या सेलेक्ट करना है, क्या निकालना है? डीए एरिया, उसका कुछ मास होगा, कितना? डीएम। तो हम इसके लिए सिग्मा डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज योर मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, एंड इसको हम लोग सरफेस मास डेंसिटी भी बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। अब मुझे कुछ नहीं सिखाना, आप खुद सीख गए। क्या आपको डीएम पता है उसका? व्हाट इज सिग्मा? डीएम बाय सिग्मा इज एट द कंसर्न लोकेशन। तो अगर उस लोकेशन पे कभी सिग्मा पता हो, तो हाउ विल गेट अ मास? सिग्मा डीए, आपको उसका मास मिल गया। एंड इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका सिग्मा क्या आएगा, सेम। अगर सिग्मा सेम है तो आप उसको टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है तो जैसे आप ऐसे मानिए, सपोज ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है ये, तो इसमें आप क्या डिफाइन करते हो, डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हो? तो आपने यहां पर एक वॉल्यूम लिया होगा जाके, तो इसका कुछ वॉल्यूम है डीवी, ओके, इसका मास कुछ आएगा डीएम, तो इसका जो आप डेंसिटी डिफाइन करेंगे उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रो इज योर डीएम बाई डीवी। तो अगर आपको रो पता हो तो डीएम कैसे आएगा, रो इंटू डीवी। दोनों बात सीखो, पहले तो रो निकाला कैसे गया है और रो से डीएम कैसे आएगा। अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो योर डेंसिटी रो वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ यू कैन राइट इट एज रो एज व्हाट, m by v, where v is, this is volume। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कैसे आएगा। ये एरिया है और उधर लेंथ था, ये नोट करिए। ये सब सीख रहे हैं हम मास सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, मास तो बहुत छोटा होगा ना, क्योंकि बहुत पतला एरिया, ओवरऑल तो ज्यादा होगा, ओवरऑल तो ज्यादा होगा। और ये आप एक चीज देख रहे हो, सिग्मा जैसे आपने डीएम बाई डीए लिखा, डीएम बहुत छोटा है, डीए बहुत छोटा है, लेकिन इसका रेशो कुछ लार्ज हो सकता है। जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हो डीवीआई बाई डीटी वेलोसिटी है, डीवाई बहुत छोटा है, डीटी बहुत छोटा है, लेकिन वेलोसिटी, क्योंकि वो रेशो कुछ लार्ज वैल्यू हो सकती है। अब ये पूरा कैसे करेंगे, ये अभी आपके पास सेटअप्स आने वाले हैं। देखिए, आप डायरेक्ट m/l भी बोल सकते हो, लेकिन वो तभी बोल सकते हो जब, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो टोटल मास से टोटल लेंथ को डिवाइड करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाउ टू सेलेक्ट अ मास एंड हाउ टू गेट इट्स डीएम, उसके लिए ये आपके पास रखा हुआ है। अब देखते हैं कैसे होगा, मैथमेटिकल जनरेशन कैसे होगा, ताकि इंटीग्रेशन भी बन जाए। एक मिनट, बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो कोई सरफेस है सर, कुछ तो वॉल्यूम होगा, लेकिन वो बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो उसकी जो भी थिकनेस है वो बहुत कम है, तब हम उसको सरफेस बोले। जैसे अगर आप कॉपी का पेज देखो, वो बहुत पतला है, तो अगर आप वहां से एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो वॉल्यूम तो अपने आप बन जाएगा वो, चाहे अगर पतला ही है तो आप उसमें से पूरी चीज उठा रहे हैं, तो आपने उसके लिए क्या डिफाइन किया,
सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस एरिया काटते ही वो आपका पूरा आ जाएगा, है ना, तो वो पूरी चीज आ जाएगी आपके पास, तो हम लोग यूनिट एरिया पे बात करने लग जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली कोई चीज आप ऐसे थोड़ी बना सकते हो जिसकी थिकनेस हो ही ना कुछ तो, इवन आप जो लेंथ की बात करोगे वो भी कुछ वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट हो सकता है, होगा ही। ये चौक अगर बात करें लीनियर एलिमेंट जैसा है, लेकिन इसका वॉल्यूम भी तो है, यस और नो। तो अब हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। ओके, अब इधर देखिए, अभी तक आप पॉइंट मासेस का निकाल रहे थे, अब आप कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे फॉर्मूला लगाने वाले हो। पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डीएम आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। उसमें एक्स को निकालना है तो आर की जगह एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा। मैंने आपको एक रॉड दिया, ये मेरे पास एक रॉड है, बहुत पतला है, ठीक है, एक थिन रॉड है। मुझे इसका क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये पता करना है। ये रॉड है, एक पतली रॉड है, डेफिनेटली इस रॉड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे पास ये जो रॉड है ना, ये बहुत पतला है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, ये यूनिफॉर्म भी है, तो क्या ये एक लीनियर एलिमेंट है? इसलिए आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। पहले अंदाजे से बताओ कहां हो सकता है। चलो तुम लोग तो बिल्कुल सटीक चले गए, अंदाजे से बताओ। अच्छा, एक मिनट, मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको इतना तो पता है कि सेंटर ऑफ मास विल बी सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इस रॉड पे किसी जगह, याद रखना दैट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, पर इस रॉड के ही किसी लोकेशन पे आने वाला है। तो ऐसा करते हैं हम, इंटीग्रेशन डीएम आर अपॉन इंटीग्रेशन में पहली बात तो ये कि हम बहुत सारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेने के बजाय इसको आसान बना दें। ऐसा करते हैं, इस रॉड पे ही क्या रख देते हैं, एक्स एक्सिस, है ना, आप वाई भी रख सकते हो जेड भी रख सकते हो। मैंने क्या किया, इसकी रॉड पे रख दिया एक्स एक्सिस। मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो सिस्टम के रिस्पेक्ट में फिक्स पॉइंट है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस पे एक्स एक्सिस रख दिया, इधर ये वाई एक्सिस है और इधर कुछ जेड एक्सिस है। तो आपको पता चल गया इस रॉड, ये रॉड इतनी पतली है ना, हम इसका जब सेंटर ऑफ मास एस्टिमेट करेंगे तो इसमें सबका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई सबका 0, जेड सबका 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं आएगा, ठीक है। अभी लिखो मत अब बिल्कुल भी। यहां पर सबसे पहला काम यह है कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पॉइंट मास सेलेक्ट करना है। तो इट्स अ लीनियर एलिमेंट। चलिए, अगर मैं इसका मास m बोलूं कुछ, हालांकि उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लीजिए इसका मास m है और इसका लेंथ l है, तो मैं इसका लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, हम इसको m बाई एल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो दिस इज माई m बाई एल। ओके, ये यूनिफॉर्म है इसलिए हमने m बाई एल लिख दिया, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अब सबसे पहली बात, इसमें पॉइंट मास सेलेक्ट करें, तो एक लीनियर एलिमेंट है तो लेंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लेंथ सेलेक्ट करते ही पॉइंट मास सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एंड पे ओरिजिन रखा हुआ है, इधर देखना मैं वेरिएबल ले रहा हूं, वेरिएबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको चेंज करना है। तो आई हैव सेलेक्टेड अ डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस है, यहां पे जाके एक कट लगाया, अभी मेरा एलिमेंट सेलेक्ट, अगला कट लगाया dx। क्या x से लेके x प्लस dx के बीच में ये जो पार्ट है, ये एक सेलेक्टेड पार्ट है, इसका कुछ मास होगा, dx इतना छोटा है कि ये एक पॉइंट मास की तरह डील होगा। व्हाट इज इट्स मास, dm इज लैम्डा इंटू dl होता है। व्हाट इज द लेंथ, ध्यान से समझना, जो आपका वेरिएबल है x, उसके कंसर्न इसकी लेंथ है dx। तो ये यहां पर एक पॉइंट मास आपका सेलेक्ट हो गया है, ये पॉइंट मास सेलेक्ट हो गया है जिसका मास आप dm बोल रहे हो, और dx इतना छोटा है
कि इसको एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि अगर इसके कोऑर्डिनेट देखूं मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है। एक मिनट, इस dx को छोड़ दो, ये dx बहुत छोटा है, तो इसकी लोकेशन किधर है, x, 0, 0। तो इसका YCM ZCM तो 0 आने वाला है। देन व्हाट इज दिस XCM? डायरेक्ट निकाल रहा हूं XCM, क्योंकि मुझे पता चल गया YCM 0 आएगा क्योंकि सभी का 0 है, और ZCM भी। भाई हम एंटायर बात कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ XCM आएगा। तो XCM कितना होगा, इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm, दैट इज योर XCM, इंटीग्रेशन dm। अब dm को मैथमेटिक्स के साथ मिलाना था, तो फ्रॉम हियर लैम्डा dx, लैम्डा dx। लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए m/l है, आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। लैम्डा dx, इसका x कोऑर्डिनेट x अपॉन, ओके। तो ये मैंने इंटीग्रेशन डेवलप कर दिया मैथमेटिक्स को मिलाते हुए। अब इसमें बात आती है कि पूरा रॉड भी तो कंसीडर होगा। अभी इस फॉर्मूले में एक dm इंटू एक्स है, इंटीग्रेशन लगाने का मतलब पूरा रॉड आना चाहिए। तो बताइए x कहां से कहां तक वेरी करूं, 0 से लेके l, तो x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, तो दिस इज ऑल्सो वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। 0 से l तक पूरा वेरी करा दिया, तो यहां से ये XCM निकल के आएगा। अच्छा, अब आगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। चलिए, सबसे पहली बात, क्योंकि लैम्डा यूनिफॉर्म है, आपकी मर्जी है रखना है रख दो, वरना ये लैम्डा कॉमन आएगा। तो अगर ये कॉमन आ गया है दोनों जगह तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लैम्डा यूनिफॉर्म नहीं है तो बाहर नहीं निकाल सकते। अभी अगला क्वेश्चन यही है। तो यहां से हमने क्या किया, इस लैम्डा को बाहर निकाला, यहां से बाहर निकाला, बिकॉज लैम्डा इज, न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन बन रहा है 0 टू l x dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू l dx। फ्रॉम हियर यू विल गेट द XCM, ऊपर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम लिमिट 0 टू l अपॉन x 0 टू, ऑन सब्स्टिट्यूशन योर XCM वुड बी, ऊपर तो आएगा l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 अपॉन l, ऑन सॉल्विंग l बाय 2। l बाय 2 क्या है, एक मिनट, इस गिवन सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y 0 z 0। तो मुझे ये पता चल गया कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, अब पता है किसी को बताओगे कैसे। अब मान लो कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं तो नहीं रख रहा वहां पे ओरिजिन, मैं तो कहीं और रखूंगा, बताएंगे भी नहीं। हम कोऑर्डिनेट बताएंगे तब तो वो बोलेगा कि आपने तो कहा था कि सर XCM 0,0 है, लेकिन ये तो कहीं और आ रहा है, yes or no? तो फिर हम उसको रिलेटिव लोकेशन बताएंगे। हम क्या कहेंगे पता है, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होता है। अब उसकी मर्जी पड़े जहां ले जाए, कहां रहेगा वो, मिड पॉइंट पे। अगर उसने कोऑर्डिनेट सही निकाला तो ठीक है, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी, क्योंकि हमने क्या बताया, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके, ये तो l/2 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां 0 रखा था, कहीं और 0 रखू तो कुछ और वैल्यू आती, तो उसके कंसर्न। तो आपको किसी को बताना कैसे है, कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, l/2 बोलोगे तो वो तुरंत आपको गलत साबित कर देगा। आपको क्या बोलना है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, वो वही है। अब रॉड कहीं भी हो, और ये वही बात है कि किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपने सिस्टम के रेस्पेक्ट में एक फिक्स्ड लोकेशन होती है। कोऑर्डिनेट कुछ भी सेलेक्ट करो, कैसे भी सॉल्व करो, यस और नो। चलिए, तो आपको पता चल गया कि एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, और इस सेटअप में इंटीग्रेशन हमने कैसे बनाया, समझ गए। इंटीग्रेशन में एक लिमिट होती है, इंटीग्रेशन में एक लिमिट होती है, वो ये बताता है कि आपका एंटायर सिस्टम कवर हुआ कि नहीं। तो जैसे यहाँ 0 से l बोलना ये बताता है कि आप रॉड को कवर कर गए। हाँ,
अब मान लो अगर आप कहते हो कि सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो इसको y बराबर x पे रखूंगा। कहां पे रखोगे? y बराबर x। तो आप जबरदस्ती मेहनत कर रहे हो कि नहीं? उसका x कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, फिर y भी। और अगर कोई ये बोल दे कि सर मैं ऐसे रखूंगा टेढ़ा, हो गया फिर तो कैलकुलेशन। तो हम चीजों को आसान बनाएंगे, इस तरह से बन गया आसान। किसी को कोई डाउट है क्या? तो आज के बाद यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां बताओगे? मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। लेकिन याद रखना, अगर रॉड यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें क्या पता कहाँ है? यस और नो? यूनिफॉर्म है तब। अब तुम कल घर से कोई रॉड बना के ले आओ, कहीं पे हल्का हो कहीं भारी हो, फिर मेरे से पूछो इसका सीओएम कहाँ है, तो वो मिड पॉइंट पे नहीं है। मिड पॉइंट के लिए कहां पर है? यूनिफॉर्म। बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिकली मिड पॉइंट की बात करो ना, तो एक सिलेंडर जैसा है, तो वो सिलेंडर का जो सेंटर होगा ना वहां पे। लेकिन अभी हम इसको थिन रॉड बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको पतला मान के चले। समझ गए क्या? इतना समझ में आया सबको? चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास है ना, डायरेक्ट पता लगा लेते हैं कि मिड पॉइंट पे होगा। उसका दूसरा तरीका भी देखो, क्योंकि लर्निंग आपको हर चीज की होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस रॉड को सेवरल छोटे छोटे सिस्टम्स में तोड़ दूं, तो उस सिस्टम का सारा मास कहाँ रिप्लेस करना है? उसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है? तो एक बात बताइए, मैंने यहां से एक छोटा सा डीएल लिया और उतना ही बड़ा डीएल यहां से लिया, तो क्या ये दो डीएम हो गए, एक इधर एक इधर? क्या वो दोनों डीएम का मास सेम है? तो बताइए, उन दोनों डीएम को अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो 2 डीएम कहां जाएगा? बीच में, क्योंकि दोनों का मास। उसके बाद यहां से थोड़ा अंदर आके एक डीएम ले लिया और थोड़ा इधर, मतलब बराबर बराबर विड्थ ले रहे हैं। इधर इधर एंड से एक विड्थ लिया, इधर से एक विड्थ, बराबर है दोनों। बताइए 2 डीएम कहां शिफ्ट होगा? सेंटर ऑफ। फिर उसके बगल में, जैसे ये मेरे पास है, पहले एक डीएम यहां लिया, एक डीएम यहां लिया, इन दोनों का 2 डीएम कहां शिफ्ट हो गया? तो आप ऐसे समझना, ये रॉड का वर्चुअल लोकेशन है। रॉड के सेंटर ऑफ सॉरी मिड पॉइंट पे ये 2 डीएम शिफ्ट कर दिया मैंने। इसके बाद यहां से भी एक विड्थ लिया, ये बराबर है। क्या इनका मास फिर कितना? 2 डीएम, 2 डीएम ही है अभी। इन इन 2 डीएम को भी उठा के सेंटर पे रख दे, ये देखो। फिर ऐसे 2 डीएम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ऐसे 2 डीएम के पेयर बनाते जाओ तो वो सब कहां आ जाएंगे? सेंटर पे। अभी भी सेंटर ऑफ मास रॉड का नहीं आया है, अभी 2 डीएम का आया है। अब आपको लग रहा है क्या सारे 2 डीएम सेंटर पे रखे हैं? तो सेंटर ऑफ मास कहीं और जाएगा कि यहीं? क्योंकि सारे 2 डीएम यही आ चुके हैं। अगर फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो 2 डीएम आर प्लस 2 डीएम आर, क्या सबका आर सेम है? तो 2 डीएम आर प्लस 2 डीएम आर प्लस 2 डीएम आर प्लस 2 डीएम आर डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो वो तो कट जाएगा, आर कॉमन आके। यस और नो? भाई अगर सारे मास एक ही जगह पर हैं तो सेंटर ऑफ मास
वही आ जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो ये याद रख लोगे? एक मिनट, इसके बाद लास्ट में एक डायग्राम बनाना है। पहले वो डायग्राम बनाओ, फिर लास्ट में एक डायग्राम बनाना है कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होता है। अगर उसकी लेंथ एल है तो इधर से भी L/2। ये याद रखना है ना कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां आया। ठीक है, रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, there is a rod of length L whose ends are A and B, लिखो at A point mass per unit length of rod is lambda naught. At A point mass per unit length is lambda naught ऐसे, and at B point 2 lambda naught ठीक है। and from A to B it is linearly increasing as a function of x, where x is the distance from A point, okay, distance from A point। ठीक है, तो लिखो then find out the distance of center of mass of this rod from A point। Find out the distance of center of the rod from A point। ओके, अच्छा ये बताओ, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो क्या? अभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है? हाँ चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए, मेरे पास जो रॉड है वो इस तरीके की है, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। इसकी लेंथ कितनी है? L, इसके एंड है A और B। उसने आपको एक अजीब सी बात कह दी कि इसका लैम्डा A पर तो लैम्डा नॉट है और उधर 2 लैम्डा नॉट है। तो अब ये पहली बात तो यहाँ M/L डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा ही वेरी हो गया। अच्छा, वो वेरिएबिलिटी पता है कैसे है? वो कह रहा है यहां से यहां तक इसका फंक्शन कैसा है? लीनियर फंक्शन है। तो A से अगर हम दूरी की बात करें x, तो मुझे बताइए ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन किसी x दूरी पर कितना लैम्डा है हमें नहीं मालूम। समझ गए? क्योंकि अलग अलग x पे अलग अलग होगा। जैसे मिड पॉइंट पे कुछ और आ जाएगा, 3/4 पे कुछ और आएगा, तो लैम्डा को x का फंक्शन बनाना है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लैम्डा का फंक्शन कैसा है? देखो, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर आप मुझे ये कहो कि मेरा लैम्डा, ध्यान रखना लैम्डा सिंबल है वेरिएबल लैम्डा का, और लैम्डा नॉट 2 लैम्डा नॉट क्या बता रहा है? तो मुझे बताइए, अगर यहां से यहां तक मेरे पास लैम्डा का फंक्शन लीनियर हो, तो मैं लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ इसकी प्लॉटिंग करते हैं, इसकी
प्लॉटिंग करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम इनिशियल x बराबर 0 की बात करें, वहां पर क्या ये लैम्डा नॉट है? ओके, दिस इज लैम्डा नॉट, ठीक है। अच्छा, x बराबर l पे इट इज, मेरे पास दो पॉइंट है जो मुझे पता है कि x इक्वल्स टू l पर ये कितना है, 2 लैम्डा नॉट इसकी हाइट है, ये मतलब यहां पर कितनी होगी, पहले बताओ, इतना समझ में आया? तो x बराबर 0, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है? ये लीजिए, अब मुझे कह रहा है कोई कि भाई इसका x के साथ क्या क्या वैल्यू आएगी, तो हम एज अ फंक्शन ऑफ x पता लगाना चाहते हैं। इसका मतलब यहां से किसी डिस्टेंस x पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कह दिया कि वो कुछ लैम्डा है। क्या ये लीनियरली इंक्रीजिंग है? तो देखो इसका फंक्शन कैसे निकालेंगे, फंक्शन मतलब किसी x पे जाके निकाल रहे हैं हम। ओके, तो मुझे बताइए, x बराबर 0 पे लैम्डा नॉट और x बराबर l पे 2 लैम्डा नॉट। तो यहां से अगर मुझे इसका फंक्शन चाहिए, एक मिनट इधर देखना, मैंने ये डॉटेड लाइन खींचा, क्या ये दूरी x है? ये x है, ओके, और ये पूरा l है। तो मुझे बताओ ये हाइट कितनी होगी, क्या ये लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट होगी? और अगर हम इस हाइट की बात करें तो 2 लैम्डा नॉट, यही है। इतनी बात समझ में आई? याद रखना ये वेरिएबल लैम्डा है किसी x का। तो क्या आपको दिख रहा है ये tan थीटा कॉमन है? तो मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो मेरे पास इस tan थीटा को मैं दो तरह से लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, ये हाइट और ये बेस, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट बाय x इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय l। ओके, इसको सॉल्व करें, मेरे पास आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाय l इंटू x। तो किसी x डिस्टेंस का लैम्डा आ गया आपके पास, लैम्डा नॉट बाय l इंटू x प्लस लैम्डा नॉट। यस और नो? जरा इसको वेरीफाई कर लो, ये आ भी रहेगी। पहले तो बताइए लीनियर फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है। और दूसरी चीज आपके पास लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा नॉट है। तो यहां से x बराबर 0 पे कितना आएगा, लैम्डा नॉट, और x बराबर l पे तो लैम्डा। तो याद रखना लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन लैम्डा इज अ वेरिएबल, और इसने आपको जो फंक्शन दिया वो मिल गया। तो अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। तो पहला काम तो था कि लैम्डा का फंक्शन चाहिए, तभी तो फंक्शन बनेगा, तो वो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मेरा ये रॉड ऐसे है, सबको समझ आ रहा है? इसको एक्स एक्सिस पे ले लें, मैंने इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये वाई और जेड, तो एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम, तो जेडसीएम वाईसीएम 0 आ जाएगा, एक्ससीएम निकालना। एक मिनट लिखो मत बिल्कुल भी, अभी नहीं लिखो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। तो ये आपके पास ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका। ओके, तो मुझे क्या करना है, वही पॉइंट मास उठाना है। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी, यहां से कितनी दूरी पे गए, एक्स, कट लगाया, कितने विड्थ का, क्या आपको पता है इस लोकेशन का लैम्डा? पता है, ये रहा, ये रहा, किसी एक्स का लैम्डा पता है? तो इस लैम्डा से इस dx को मल्टीप्लाई करते इसका dm आ जाएगा। ये लीजिए dm आ गया इसका, कितना, लैम्डा dx। ओके, तो व्हाट इज माय एक्सप्रेशन, xcm इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। इतना समझ में आया? अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूं, तो मेरे पास रिलेशन आ रहा है xcm इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm कितना, लैम्डा dx, लैम्डा dx इंटू x। बताइए, यहाँ पे dx विड्थ जो है वो इस मास के बारे में बात हो रही। नाउ लैम्डा dx इंटू x अपॉन, एक मिनट, इसके बाद आपको क्या पता करना है, एंटायर रॉड अभी आ गया कि नहीं आया?
अभी आया नहीं, अभी तो इंटीग्रेशन लगा है। कहां से कहां तक? 0 से L, फ्रॉम 0 टू L। अब पिछले पार्ट में लैम्डा कॉमन आके कट गया था, इस बार लैम्डा इज अ फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? तो मेरे पास एक्सीएम कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन लैम्डा देखिए, लैम्डा नॉट बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा नॉट इंटू एक्स डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट बाय एल प्लस एक्स इंटू लैम्डा नॉट। इतना समझ में आया? नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस। कितना आएगा? 0 से L और 0 से, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये जो इंटीग्रेशन बना है ना, इसमें से लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, वो कॉमन आके कट सकता है। ओके, तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन घर से करके लाएंगे, ठीक है। तो ये 0 से L सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ये कितना आया, और फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। यस और नो? तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन आपको करके लाना है और घर जाके पूरा पढ़ना है वापस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने देखो, ये y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा है, बट आपने कहा कि अभी हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, तो मैंने ऐसे निकाल दिया। ओके, देखो अगर लैम्डा वेरिएबल देगा तो वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में वो आपको लैम्डा दे ही देगा, समझ गए? तो अगर नहीं दिया है तो ऐसे कर लो, और वैसे ज्यादातर दिया जाएगा, समझ गए? मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए दिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप पढ़ते हो। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना, देखते हैं कितना आएगा एक्सएम। थैंक यू एवरीवन।